हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं और 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी का एक ऐसा पेपर लेकर के चला आया हूँ जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है। ठीक है, आपको इस कोड को याद करके चले जाना है 801 DA। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो 70 में 70 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी है उसको कैसे लिखा जाए। ठीक है, ये भी बात सीख लेना है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को इसी वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि देखिए ऐसा ही ओएमआर होता है जिस पे आपको क्या करना होता है, तो ये गोला भर के आना होता है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको ऐसी ही कॉपी मिलेगी और उसका आंसर देखिए बिल्कुल ऐसे लिख करके आना है। ठीक है, तो एक एक बात मैं बढ़िया से आप सभी को बताऊंगा, तो आप लोग पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को प्यारा से एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना भरना है अनुक्रमांक, जो रोल नंबर होगा। उसके बाद आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर भर लीजिएगा नाम। उसके बाद देखिए जो आपका समय है वह 3 घंटे 15 मिनट के लिए है मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नोट जो है नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट शिक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट में आप पूरे प्रश्न पत्र को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला निर्देश हमारा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि एक भी प्रश्न हमें छोड़ करके नहीं आना है। निर्देश दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड अ तथा खंड ब है। इसमें 2 खंड में आपका पेपर मिला है, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, निर्देश 3 कह रहा है कि खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही आपको एक OMR मिलेगा, उसमें आपको उत्तर ऐसे बिल्कुल बढ़िया से भरना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब प्रश्न ये निर्देश 4 है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात तुथे काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल बढ़िया से जो है अपना OMR जमा करके आना है, बढ़िया से रंगना है। चलिए निर्देश 5 है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख है। ठीक है, उसके बाद खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर हमें किस में देना है, तो कॉपी पर लिख करके देना है, यानी कि 50 नंबर वाला हम लिखेंगे और बहुविकल्पी जो होगा प्यारे बच्चों उसे OMR शीट पर हल करके अपना गोला लगा करके आना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब पहला ही क्वेश्चन है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। ठीक है, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या भरतेंद्र युग। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा वह द्विवेदी युग होगा। 1 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, बहुविकल्पी है तो 1-1 नंबर वाला है। ठीक है, चलिए दूसरा है कि गबन किस विधा की रचना है। गबन किस विधा है, यानी कि गबन किस विधा की रचना है। ऑप्शन है कि नाटक है, एकाकी है, उपन्यास है या कहानी है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों है कि यह उपन्यास है। क्या है, तो यह एक प्रकार का उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 3 है कि कंकाल के लेखक है। कंकाल के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए कंकाल के जो लेखक है प्यारे बच्चों वो जयशंकर प्रसाद है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, 4 है कि कलम का सिपाही कृति है, यानी कलम की सिपाही किसके द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की या अमृत राय की। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 है कि शुक्ल युग की समय अवधि है 1900 ईस्वी से 1918, 1919 से 1938 ईस्वी तक,
या 1936 से 1943 ईस्वी तक, या 1850 से 19 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग की जो समयावधि होती है वो होती है। अगला है कि साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, या मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है कि महादेवी वर्मा कब इतरी है? प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, या प्रयोगवाद युग की। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा छायावाद युग की, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 8 नंबर है कि गंग लहरी रचना है किसकी? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों इसमें है ही नहीं, जो ऑप्शन है इसका गलत है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आधुनिक काल की समय सीमा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, या 1843 ईस्वी से अब तक। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा 1843 ईस्वी से अब तक के समय को आधुनिक काल का समय कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। कौन नहीं है? निहार यह है, संध्या गीत यह भी महादेवी का है, दीपशिखा यह भी है, युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है रति, हास, निर्वेद, या विस्मय। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा वो हास होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रश्न संख्या 12 है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, या अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 13 देखिए। सोरठा छंद में चरण होते हैं 4 चरण, 2 चरण, 3 चरण, या 1 चरण। तो देखिए सोरठा चरण में जो छंद में जो चरण होते हैं वो 4 होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 14 है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग समझिए जो किसी शब्द के आगे लगे। शब्द के कहाँ लगे? तो शब्द के आगे लगे। ठीक है, और उपसर्ग क्या होता है? तो पूरा शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है। उपसर्ग, अपसर्ग, उपसर्ग, या अनुपसर्ग। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि उप जो है उपदेश में उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यय के भेद हैं या प्रत्यय के भेद हैं 4, 5, 3, या 2। तो प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन 16 है कि लाभ हानि में समास है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ प्यारे बच्चों जो होगा वह द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए लाभ हानि द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे? तो इसके शब्द जो होते हैं एक दूसरे का विलोम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, तभी आप द्वंद्व बढ़िया से पहचान लेंगे। अब प्रश्न संख्या 17 है कि मछली का पर्यायवाची है द्विज, मीन, रसना, या मुढ़। तो देखिए मछली का जो पर्यायवाची है वह मीन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब चलिए ये एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यद्यपि में कौन सा संधि है? अयाद संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, या वृद्धि संधि। तो यद्यपि में कौन सा संधि है? तो यण संधि जो है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यद्यपि में कौन सा संधि है? तो यण संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न का कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति और बहुवचन रूप है मधुने, मधुनी, मधुना, मधुनी, या मधुनी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। चलिए अब पठताम धातु का वचन एवं पुरुष है प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन,
प्रथम पुरुष एक वचन या मध्यम पुरुष। तो देखिए पठताम, पठताम धातु का जो वचन एवं पुरुष है वो ऑप्शन बी, यानी कि प्रथम पुरुष द्विवचन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम बहुविकल्पी जितने क्वेश्चन थे सबको हमने एक एक करके पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए अब हम जो आगे है वो वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो आगे का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न प्यारे बच्चों क्या है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब खंड ब आ गया। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न है, एक प्रश्न 2 अंक का है, पूरे आपको 6 अंक जो है प्यारे बच्चों मिल जाएगा। पहला है कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहना रहे, ठीक है, बहता रहे। इनको वह अमरत्व तत्व रहे जो जमाने के हजारों ठपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रखेगा, ठीक है। इस पे 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा है लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। और दूसरा में करके दिया है अथवा भी, ये जब नहीं आएगा तो आपको अथवा वाला कर लेना है। अथवा वाले में क्या दिया है प्यारे बच्चों, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग एक दूसरे की आकर्षित हो जाते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंतनशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का, साठ जुटता है निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। इस पर भी 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं। करना कोई एक ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम पहले वाला का करते हैं। पहले वाला कौन सा है, तो आज हम इसी निर्मल, ठीक है, इसका जो है हम लोग लिखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों संदर्भ में कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब लगाइए, वर्णनात्मक प्रश्न लगाइए और प्रश्नोत्तर संख्या 1 था ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लगाइए। संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इतना लिख देना है, ठीक है। अब रेखांकित अंश का व्याख्या यहाँ से करना है कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वास्थ्य अमृत की तलाश में हैं। इसका लिखेंगे रेखांकित अंश का व्याख्या लगाइएगा, हेडिंग 2 नंबर प्रश्न है। रेखांकित अंश का व्याख्या लगाने के बाद लिखना है कि लेखक का कहना है कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव, शुद्ध, स्वच्छ, शीतल, स्वस्थप्रद जल अमृत के, ठीक है, समान प्रवाहित होता है। इतना लिख दीजिएगा। अगला 3 नंबर है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों कि लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति की अमरता के कारण हमारा अस्तित्व आज भी कायम है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको इसका उत्तर लिखना है। अब प्रश्न संख्या हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है और दूसरा प्रश्न क्या दिया है वर्णनात्मक प्रश्न का कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 अंक का और मिलेगा पूरे कितने 6 अंक। देखिए क्या है कि निर्गुण कौ देश कौ बासी, मधुकर कहीं समुझाओ सहोदय, बुझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, और कैसे वर्ण भेष है कैसो की ही रस में अभिलाषी। ठीक है, या तो इसका नहीं तो दूसरा दिया है प्यारे बच्चों, दूसरा दिया है कि अतुलनीय है प्रताप का, साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है दिन की निर्मल कृति निशाचर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के है अनंत तरागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय रण गर्जन। ठीक है, तो किसी एक का हमें जो है उत्तर लिखना है, या तो पहले वाला का लिख दें और नहीं तो दूसरे वाला का लिख दें। तो चलिए अब ये पहले वाला जो है देखिए
पहले वाला इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ लिखना है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 हेडिंग लगाइएगा और संदर्भ बिल्कुल संदर्भ में क्या करना होता है, तब पाठ का नाम लिख दीजिएगा, कौन सा पाठ से लिया गया है, तब पद, और कवि का नाम क्या है, तो सूरदास। एक और तरीका मैं बताऊंगा। चलिए अब दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये है कि को है जनक और कौन है जननी, इसी का व्याख्या करना है। लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि कवि सूरदास जी जानना चाहते हैं कि पिता कौन है, ठीक है, और उनकी माता का क्या नाम है। कौन है जनक और कौन है जननी, इतना लिख देंगे, बिल्कुल आपका हो जाएगा। अगला जो है 3 नंबर इसका है कि मधुकर शब्द। देखिए मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, ये आपको प्यारे बच्चों बताना है। तो मधुकर शब्द का जो अर्थ है वह भावरा है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के तरफ बढ़ते हैं। तो 3 है, देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से 2 और 3 5 नंबर आपको प्यारा बच्चों मिलेगा। पहला है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वाग्मस्य संस्कृते च आलोकः सर्वत्र। ठीक है प्यारे बच्चों, सर्वत्र प्रसिद्ध मुंगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकृत सह तेषा ज्ञाने तथा प्रभावितः अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम करत। ठीक है, या दूसरा अथवा करके दिया है, किसी एक का हमें संदर्भ सहित जो है हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए किसी एक का हम जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देते हैं। ठीक, चलिए अब पहले वाला का ही हम लोग लिख लेते हैं। चलिए पहला वाला है ऐसा नगरी। तो देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग लगाना है और ऐसा नगरी डॉट डॉट करके भाष्याश्चर्य कर देना है। देखिए संदर्भ में लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, वाराणसी पाठ से उद्धृत है और इसका अनुवाद करेंगे। देखिए जो एक एक बात है बिल्कुल बढ़िया से समझिए, अनुवाद करना हार्ड कोई नहीं है। लिखा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा अस्त्र केंद्रम अस्ति। ठीक है, लिखेंगे कि यह नगरी संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थली है। आगे लिखा है कि इतव एवं संस्कृत वाङ्मस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र परिष्यंत। आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश। सर्वत्र माने सभी जगह, परिष्यंत माने फैला हुआ है। यहाँ से लिख दीजिएगा कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह पर फैला है। आगे है कि मुंगल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकुरुत। यानी कि मुंगल युवराज दारासिकोह यहाँ भारतीय दर्शन के और शास्त्र के अध्ययन करने के लिए आए थे। तो यही लिखेंगे कि मुंगल युवराज, ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिए कॉपी पर कैसे लिखा है। मुंगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उनके उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। आगे लिखा है, ठीक है, कि सह तेषा ज्ञानम यथा तथा प्रभाविता अभवत यत्र तेन उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषा में अनुवाद करो। ठीक है, तो इतना हम लोग क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, इसका 3 नंबर का लिख देंगे। अब हम लोग के सामने जो है प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पूरे प्यारे बच्चों 5 नंबर मिलेगा। पहला है कि उत्तर यत्र समुद्र से हिमांद्रे चौ दक्षिणाम वर्ष तदह भारत नाम भारती यत्र संतति। अथवा में किया है कि किम न हित्वा प्रियो भवन्ति किनु हित्वा न शोचन्ति किनु नु हित्वार्थान्त भवन्ति किनु हित्वा सुखी भवेत्। किसी एक का जो है हमें उत्तर प्यारे बच्चों बिल्कुल लिखना है और क्या कैसे संदर्भ में लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद भी करना है। चलिए हम किसका उत्तर लिख रहे हैं, तो अथवा आले का।
अब समझिए, किम नु हित्वा प्रियो भवन। देखिए अब ये जो है पहले, सबसे पहले इसका हम लोग लिख लेते हैं संदर्भ। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 4 ऐसे हेडिंग लगाना है, किम नु हित्वा पहचानने के लिए सुखी भवन लिख दीजिएगा। संदर्भ हम लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है, और हिंदी अनुवाद करके लिखना है। ठीक है, आगे है कि किम नु हित्वा प्रियो भवांति किम नु हित्वा शोचंत। ठीक है, मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कि मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है, और आगे लिखेंगे कि किन न हित्वार्थवान भवंत किन न हित्वा सुखी भवेत। मतलब मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर के सुखी हो जाता है। तो इतना लिख दीजिएगा, आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल जो है 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट और शक की बात नहीं है। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के तरफ। 5 देख लेते हैं कि 5 में है क्या। देखिए 5 जो है हमारा प्रश्न कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए, और एक लिखेंगे 3 नंबर का है तो पूरे 3 नंबर आपको प्यारे बच्चों मिल जाएगा। अलग अलग है। मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। ख है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। चौथा है अग्र पूजा खंड काव्य की कथानक वस्तु संक्षेप में लिखिए। जय सुभाष मातृभूमि के लिए कर्ण खंड काव्य। तो किसी एक जो है खंड काव्य, अच्छा ये एक ध्यान देना है, खंड काव्य हर जिले के लिए अलग अलग है। तो आप अपने अध्यापक की सहायता से या तो सीरीज में आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लिखना होता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, अपना जिला का नाम मैं बता दूंगा कि वहाँ कौन सा खंड काव्य जो है लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 वाले का हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यह जो है सभी बच्चों के लिए अलग अलग है। तो किसी एक को पढ़ाएंगे, किसी बच्चे का डिस्टरबेंस हो जाएगा। ठीक है, कि चलिए अब 6 नंबर देख देते हैं कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ से 3 और 2 5 नंबर मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी एक का जो है जीवन परिचय लिखना है। चलिए हम लोग जयशंकर प्रसाद का देखिए 6 का ख जो है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखे हैं। बिल्कुल ऐसे कॉपी में जयशंकर प्रसाद का हेडिंग लगाना है, जीवन परिचय में लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनको बचपन से ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही क्षय रोग से इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए कितना संक्षिप्त में हम लिखे हैं। ठीक है, आप लोग बढ़िया से इस कॉपी को देख लीजिएगा आगे पीछे करके, ताकि मैं दिखा दूं। हाँ, इस साइड में कॉपी का संक्षिप्त परिचय जरूर लिखना है। संक्षिप्त परिचय में क्या रहेगा? नाम, जन्म, पिता का नाम, रचना एवं मृत्यु, इतना लिख दीजिएगा। एग्जामिनर का यहीं पर ध्यान जाएगा, तुरंत आपको जो है नंबर है पूरा दे देगा। रचनाएं में तो मैंने कई लिख रखी है, किसी एक रचना का भी नाम आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से किसी एक जो है लेखक का जीवन परिचय लिखना है। अब चलिए आगे जो ख है, 6 का ख दिया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ से आपको पूरे प्यारे बच्चों 5 नंबर मिलेगा। कवि कौन कौन से? तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी। ठीक है, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। तो चलिए अब हम देखिए गोस्वामी तुलसीदास, पहले वाले का ही लिख देते हैं। देखिए जीवन परिचय में क्या लिखना है कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था।
इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था। ये स्वरूपरायण ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे। तब स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ये पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन पत्नी से डांट देखिए सुनने के बाद इनके मन में वैराग्य हो गया। इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास आदि की शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी काशी में हो गया। किसी एक रचना का तो देखिए रचना 3 लिखे हैं, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, और बिल्कुल वैसे ही संक्षिप्त परिचय भी इस साइड में लिख देना है ताकि आपका नंबर बिल्कुल न कटे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, तो चलिए किसी एक जो है श्लोक लिख देते हैं। श्लोक बिल्कुल आपको 2 नंबर का आता है और बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, थोड़ा सा ही लिखना होता है। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 7 हेडिंग लगाइएगा, लिखिएगा अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः। ठीक है, अमुख स्फुट वक्ता च यो जनाति सह पंडितः। इतना लिख दीजिएगा, आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल 2 नंबर मिल जाएगा। अगला है कि ज्ञानम कुत्र संभवत। ठीक है, दूसरा है देखिए 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है। कुत्र मरणम मंगलम भवत चंद्रशेखर का आसीत। ठीक है, तो चलिए किसी 2 का हम लोग लिख देते हैं। चूंकि ये देखिए वीर वीरेंद्र वाला थोड़ा ये दूसरा वाला लिख दिए हैं, तो चलिए इसी का लिख लेते हैं कि चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। किसी एक का आप लोग भी लिख दीजिएगा। अब चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक यहाँ विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, आतंकवाद कारण व निवारण, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि या नारी सशक्तिकरण। तो किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। चलिए देखिए हम जो है प्रश्नोत्तर संख्या 9 का नारी सशक्तिकरण पर निबंध लिखें। रूपरेखा में सबसे पहले क्या डालना है? प्रस्तावना, महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिलाओं के राष्ट्र निर्माण में भूमिका, महिला सशक्तिकरण के लाभ एवं उपसंहार। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखना है कि आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण ठीक है का अर्थ तब समझ में आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र हो करके फैसला ले सके। ठीक है, थोड़ा कॉपी जो है बढ़िया से शूट नहीं हो पा रही है, आगे पीछे हो जा रही है, लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, बढ़िया से देख लीजिएगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। 3 नंबर है कि महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख करके स्वतंत्र है, वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह 4 दीवारी से बाहर निकल करके आगे प्यारे बच्चों लिखना है देश के लिए। देखिए देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर बड़े से बड़े कार्य को अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, फिर चाहे वह काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाएं अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लाभ लिख दीजिएगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का लाभ पहले लिखेंगे कि महिलाओं ने हर कार्य में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं। 3 नंबर में लिखेगा कि पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं। चलिए उपसंहार में लिखना है कि जिस तरह से भारत आज दुनिया का सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज की नारी हर क्षेत्र में सक्रिय हो चुकी है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लिए हैं, तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वीडियो को अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो मेरी मेहनत जो है मुझे करने में और अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो करके ऐसी ही
हेल्पफुल वीडियो आप सभी के लिए मैं बनाता रहूँगा। तो चलिए पूरे 30 मिनट का अंदर देख लीजिए आपका पेपर खत्म हो गया है। तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में।